फ्रेंड्स, मैं अभिजीत द डेस्टिनेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। पुनः 7th ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास का जो टॉपिक है वो बेहद ही खास है। खास क्यों है तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो है डीआई से संबंधित। डीआई मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी में कहते हैं सामंकों का विश्लेषण या आंकड़ों का विश्लेषण। तो डीआई खास क्यों है कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए? तो अगर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या फिर रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक एग्जाम में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन तक डीआई से रहते हैं। यहीं अगर बैंकिंग की बात की जाए तो बैंकिंग में 60 to 70% क्वेश्चन इसी डीआई के सेक्शन से होता है। आज के इस सेगमेंट को हम लोग 4 सेक्शन में बांट के देखेंगे, जिसमें से हम लोगों को देखना है बार डायग्राम, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और टेबुलेशन। आज हम इन चारों सेगमेंट को अलग अलग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने का कि डीआई के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं आज के जो भी हमारे सेक्शंस हैं उसके क्वेश्चंस को। तो हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बार डायग्राम से। तो अब हम देखते हैं डीआई में बार डायग्राम से कैसे हम किसी भी वेरिएबल के मान को चुनते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्न बार ग्राफ का ध्यान से अध्ययन करें। अब आपको सबसे पहले यह जानना होगा जो नीचे बार दिया गया है, आपके स्क्रीन के सामने जो बार डायग्राम दिया गया वो किससे संबंधित है। उसके लिए आपको निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहां पे कह रहा है 3 विभिन्न टीमों द्वारा 5 विभिन्न मैचों में बनाया गया स्कोर। मतलब क्लियर है, ये जो बार डायग्राम है, यहां जो बार आपके दिए गए हैं वो विभिन्न 5 मैचों में 3 टीम के द्वारा जो रन बनाए गए हैं वही आपके पास दिया गया है। अब है क्या कि मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5 आप देखेंगे वो यहां पे है। तो यहां से आप अलग अलग मैच देख सकते हैं। आप देखेंगे हर एक मैच में 3 बार हैं, ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट। अब आपको ये समझना होगा ब्लू, ऑरेंज और व्हाइट ये किसके स्कोर हैं या फिर ये जो बार हैं वो किसके लिए इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आप मैचेज के जस्ट नीचे देखेंगे तो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये वह 3 देश हैं जो इस मैच को खेल रहे हैं। तो ब्लू बार इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरेंज बार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और व्हाइट बार जो है वो बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम समझते हैं कि इन मैचों में विभिन्न देशों द्वारा जो स्कोर किया गया उसको हम कैसे कलेक्ट करें। सपोज करें कि अगर कहता है कि मैच 1 में इंडिया द्वारा बनाया गया रन क्या है मैच 1 में, तो सबसे पहले हम मैच 1 के पास जाएंगे। तो ये हमारा मैच 1 है। अब कह रहा है इंडिया का, तो इंडिया का बार कौन सा है? तो ब्लू बार जो है वो इंडिया के स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखेंगे कि ब्लू बार, और ध्यान रखेंगे किसी भी वेरिएबल का मान बार की ऊंचाई से ही डिसाइड होगा। तो आपको देखना होगा कि इंडिया के स्कोर, तो उसके लिए आपको देखना होगा बार की ऊंचाई क्या। तो आप जब बार की ऊंचाई देखेंगे तो 400 से ऊपर है और उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है 420। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मैच 1 में इंडिया का जो स्कोर होगा वो क्या होगा? 420 होगा। या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैच 2 में पाकिस्तान द्वारा बनाया गया स्कोर मैच 2 में। तो सबसे पहले आपको मैच 2 देखना होगा। अब उसके बाद पाकिस्तान द्वारा बनाया गया स्कोर, तो पाकिस्तान के स्कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो है ऑरेंज लाइन। तो ऑरेंज बार को आपको देखना होगा कि ऑरेंज बार की हाइट कितनी है, वही बताएगा पाकिस्तान के स्कोर को। तो मैच 2 में ऑरेंज बार की हाइट आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है? 480 है, 480 के बराबर है। मतलब कि मैच 2 में जो पाकिस्तान का स्कोर होगा वो 480 होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मैच में स्कोर, मतलब विभिन्न मैचों में विभिन्न देशों के स्कोर को कलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल रहा कि क्या सभी स्कोर को एक जगह लिख के तब क्वेश्चन पढ़ा जाए? नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ें, आपको जिस डाटा की आवश्यकता हो सिर्फ उसी डाटा को ले, बाकी का डाटा आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? भारत और पाकिस्तान द्वारा चौथे मैच में, ध्यान देंगे, भारत और पाकिस्तान द्वारा चौथे मैच में बनाए गए कुल रन। आप पढ़ते भी जाएं और डाटा भी कलेक्ट करते जाएं। तो भारत और पाकिस्तान द्वारा चौथे मैच में, तो 4th मैच ये रहा, भारत और पाकिस्तान मतलब ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन, कुल रन
कुल रन। तो हम यहां से कुल रन निकालेंगे तो चौथे मैच में भारत और पाकिस्तान, भारत 210 और पाकिस्तान 340 कुल रन कह रहा है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 3 2 5 और ये 40 10 50, मतलब कि भारत और पाकिस्तान द्वारा चौथे मैच में टोटल रन बनाया गया है कितना, 550। तो टोटल रन हो गए 550। अब आगे पढ़ते, अब कहता है बांग्लादेश द्वारा सभी मैचों में बनाए गए रनों, बांग्लादेश द्वारा सभी देशों में। तो अभी अगर हम सभी देशों में बांग्लादेश का स्कोर देखें तो बांग्लादेश का स्कोर क्या होगा, यहां से मैच 1 से आप कर सकते हैं 180, 220, 280, 260 और 160। आप इन सभी को जोड़ेंगे 0 0 0 करके, ऐसे आप अलग अलग कैसी तरीके से जोड़ेंगे तो यहां पे आपका टोटल मिला के आएगा 1100। आपको मैं जो स्क्रीन पे कैलकुलेटर दिख रहा है वहां से भी मैं जोड़ के दिखाता हूं। मैच 1 में जो बांग्लादेश के स्कोर हैं वो है 180 प्लस, मैच 2 में है 220 प्लस, मैच 3 में है 280 प्लस, मैच 4 में है 260 प्लस और मैच 5 में है 160। आप इन सभी को जोड़ेंगे तो टोटल स्कोर आपका आता है 1100। तो अब क्या कह रहा है, बांग्लादेश द्वारा सभी मैचों में बनाए गए रनों का लगभग कितना प्रतिशत है, मतलब भारत और पाकिस्तान द्वारा चौथा मैच में बनाया गया रन कितना, 550। कह रहा बांग्लादेश द्वारा सभी मैचों में बनाए गए, तो सभी मैचों में बांग्लादेश द्वारा बनाए गए रन 1100 का कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल, आप यहां से भाग देंगे तो क्या होगा 11 25 55 50, मतलब क्या होगा 50%। मतलब इंडिया और पाकिस्तान द्वारा चौथे मैच का जो रन होगा वो बांग्लादेश द्वारा बनाए गए सभी कुल रनों द्वारा, सभी मैचों में बनाए गए कुल रनों का कितना परसेंट होगा, 50%। 11 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा बनाए गए रनों का अंतर द्वितीय न्यूनतम है, मतलब नीचे से सबसे कम है। तो हम यहां पे देखेंगे कि किस मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा जो रन बनाए गए उसके अंतर न्यूनतम होंगे। तो सबसे पहले हम विभिन्न मैचों में देखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच का अंतर क्या है। तो यहां पे आप मैच फर्स्ट में देखेंगे तो पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 320 और जो बांग्लादेश के रन है वो 180। आप यहां पे 320 और 180 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो होगा 140, मतलब पहले मैच में दोनों के बीच के स्कोर का अंतर कितने का, 140 का होगा। फिर आप यहां पे देखेंगे मैच 2 में, तो मैच 2 में पाकिस्तान के स्कोर हैं 480 और बांग्लादेश के हैं 220। आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या होगा, 260। फिर मैच 3 की बात की जाए तो पाकिस्तान के स्कोर हैं वो हैं कितने, तो 410, तो 410। और अगर आप पाकिस्तान के मैच बांग्लादेश की मैच की बात करें तो उसके हैं 180, मैच 3 में 280, तो 280 दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वो हो जाएगा 130। इसी प्रकार आप मैच 4 में निकालेंगे तो मैच 4 में पाकिस्तान के स्कोर हैं 340 और बांग्लादेश के निकालेंगे तो 260, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो 80 होगा। इसी प्रकार आप मैच 5 में भी निकालेंगे तो मैच 5 में पाकिस्तान के स्कोर हो गए कितने, 380 और अगर बांग्लादेश की बात करें तो वो कितने, तो 160। आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितने आएंगे, 220। अब ये डिफरेंस आ गए। अब हमने डिफरेंस क्यों निकाला, तो आप फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है किस मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा बनाए गए रनों का अंतर, तो सबसे पहले अंतर चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अंतर द्वितीय न्यूनतम हो, मतलब द्वितीय न्यूनतम कहने का मतलब कि सबसे कम हो, सेकेंड स्मॉलेस्ट हो, मतलब अंतर सेकेंड स्मॉलेस्ट हो। तो हम नीचे से सेकेंड स्कोर देखेंगे, नीचे से सेकेंड स्कोर कौन सा है, तो सबसे कम स्कोर का डिफरेंस है हमारे चौथे मैच में 80 का, उसके बाद हमारा डिफरेंस है वो है तीसरे मैच में 130 का। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि डिफरेंस सेकेंड लोएस्ट डिफरेंस जो है वो किस मैच में है, तो वो 130 का डिफरेंस किस मैच का है, तो मैच 3 का है। तो आप दूसरे क्वेश्चंस का आंसर क्या कर सकते हैं, तो वो आपका मैच 3 होगा, आंसर इसके सी होंगे।
तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है किस मैच में भारत और बांग्लादेश द्वारा बनाए गए कुल रन तृतीय उच्चतम या न्यूनतम है। ध्यान से पढ़ेंगे, किस मैच में भारत और बांग्लादेश द्वारा बनाए गए कुल रन। अब हमको क्या चाहिए, भारत और बांग्लादेश के कुल रन। पहले हम लोग निकालते हैं कि इन पांचों मैचों में, अलग अलग मैचों में भारत और बांग्लादेश द्वारा बनाए गए टोटल रन कितने हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस के आंसर्स पे जाएंगे। तो देखते हैं, मैच अगर फर्स्ट की बात की जाए तो मैच फर्स्ट में भारत और बांग्लादेश, तो भारत के 420 और बांग्लादेश के 180। अगर हम 420 प्लस 180 करें तो पहले मैच में भारत और बांग्लादेश के टोटल स्कोर होते हैं 600। अब अगर मैच 2 की बात करें तो मैच 2 में भारत के स्कोर हैं 280 और बांग्लादेश के हैं 220। तो आप इनको भी जोड़ेंगे तो ये आपके हो जाएंगे 500। उसके बाद आपका तीसरा मैच है, तीसरे मैच में आप भारत का स्कोर देखेंगे तो वो होगा 320 और अगर बांग्लादेश की स्कोर की बात करें तो 280। ये टोटल स्कोर इसके हो जाएंगे तीसरे मैच में भारत और बांग्लादेश के 600। इसी प्रकार हम चौथे मैच की बात करें तो चौथे मैच में जो भारत का स्कोर है वो है 210 210 प्लस बांग्लादेश की स्कोर की बात करें तो बांग्लादेश के स्कोर है हमारे वो है 260 तो 260, तो ये टोटल स्कोर हमारे हो गए 470। और पांचवें मैच की बात करें तो पांचवें मैच में हमारा भारत का स्कोर है 240 और अगर बात करें बांग्लादेश की तो 160, तो ये हो गए हमारे 400। क्लियर। अब ये हमारे पांचों मैचेस में भारत और बांग्लादेश के कुल स्कोर जो है हमने निकाल लिया। अब हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनके द्वारा कुल रन जो बनाएंगे उसमें से किस मैच में तृतीय उच्चतम या न्यूनतम स्कोर है। मतलब या तो ऊपर से ले तो तृतीय स्कोर क्या है, या नीचे से भी ले तो तृतीय स्कोर क्या है। तो यदि आप ऊपर से स्कोर लेंगे तो 600 और 600 इन दोनों को पहले या दूसरे स्थान पे किसी एक को रखना होगा। तो उस हिसाब से तीसरा स्कोर आपका क्या होता है, 500 होता है। अगर नीचे से आप लेते हैं तो 400 हमारा पहला स्कोर होगा, सेकेंड 470 होगा और तीसरा हमारा क्या होगा, वो 500 होगा। तो अगर ऊपर से भी ले तब भी, नीचे से भी ले तब भी हमारा तीसरा स्कोर क्या होगा, तो वो 500 होगा। और ये 500 टोटल स्कोर किस मैच के होंगे, तो 600 पहले के और 500 दूसरे मैच के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये किसके होंगे, न्यूनतम, तृतीय न्यूनतम या उच्चतम, तो वो मैच 2 के होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत द्वारा मैच 5 में बनाए गए रन, पाकिस्तान द्वारा मैच फर्स्ट में और बांग्लादेश द्वारा मैच 2 में बनाए गए रनों के मध्य अनुपात क्या है। तो यहां पे आपको अनुपात निकालना है किन के, तो भारत द्वारा मैच 5 के, भारत द्वारा मैच 5 के, तो मैच 5 के भारत के स्कोर कितने होंगे, तो 240 आपको रेशियो निकालना है। फिर कह रहा पाकिस्तान द्वारा मैच फर्स्ट, तो पाकिस्तान का मैच फर्स्ट का स्कोर कितना, तो 320 और बांग्लादेश द्वारा मैच 2 में बनाए गए रनों के मध्य अनुपात, तो बांग्लादेश के मैच 2 के रन अगर देखे जाए तो वो हो गए 220। अब यहां से आप अगर रेशियो की बात करें तो 0, 12, 16 और 11, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, तो रेशियो हमारा होगा 12, 16, 11 का। तो आप यहां ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिखेगा 12, 16, 11 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हो जाएंगे सी, 12, 16, 11। आज बार डायग्राम के क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है तीनों टीमों का मैच 3 में बनाए गए रनों का औसत लगभग कितना है। मतलब कि तीनों टीम द्वारा मैच 3 में जो स्कोर किए गए उसके एवरेज क्या है। एवरेज मतलब प्रति इकाई समान वितरण, मतलब सभी के स्कोर बराबर करने हैं हमको। तो आप तीनों को जोड़ के 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा मेथड आपको बताता हूं एवरेज निकालने का। तो देखते हैं, तो मैच 3 में जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्कोर हैं वो क्रमशः हैं 320, 410 और 280। तो सबसे कम स्कोर है
बांग्लादेश का। हम क्या करते हैं, इन तीनों के स्कोर को बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे कम स्कोर 280 है, तो हम सबको 280 करने का प्रयास करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहां पे भारत के जो स्कोर है वो बांग्लादेश से कितने एक्स्ट्रा है, 40 एक्स्ट्रा है। उसी प्रकार अगर हम लोग पाकिस्तान के स्कोर की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल स्कोर अगर देखेंगे तो वो बांग्लादेश के न्यूनतम स्कोर से या बांग्लादेश के स्कोर से कितने ज्यादा है, तो 130 ज्यादा है। तो ये जो आपके पास जो ज्यादा है इसको हम लोग निकाल लेते हैं, तो टोटल ज्यादा हो गया 40 और 130, तो टोटल हो गए आपके पास 170 एक्स्ट्रा स्कोर हो गए। इस 170 के स्कोर को तीनों कंट्री के बीच बराबर बराबर बांटा जाए तो लगभग आपके 56 के लगभग या 57 के अप्रॉक्स में सभी के हिस्से बनेंगे। तो हम न्यूनतम स्कोर में अगर इस 56 को जोड़ दें तो अगर हम जोड़ते हैं तो इस तरीके से अप्रॉक्स आपका जो टोटल स्कोर आता है वो आता है 336। लेकिन आपने तो एक अप्रॉक्स निकाला है तो आपको ऑप्शंस में ढूंढने होंगे 336 के अप्रॉक्स में कौन सा स्कोर है, वही इन तीनों देशों का एवरेज स्कोर होगा। तो आप 5 का ऑप्शन ए देखेंगे तो वो है 337, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो 337 ही होगा। तो अभी हम लोगों ने बार डायग्राम देखा। अगला आपका जो सेक्शन है वो है लाइन ग्राफ से। अब हम लोग देखते हैं लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो लाइन ग्राफ में किसी भी वेरिएबल के मान हमको कैसे निकालने वो आपको देखने होंगे। जस्ट आप पहले इंफॉर्मेशन पढ़े कि हमारे पास जो सामने लाइन ग्राफ स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्या चीज का है। तो आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है 2 कंपनियों ए और बी द्वारा साल भर में कमाया गया लाभ प्रतिशत, मतलब 2 कंपनी जो पर ईयर जो उनकी प्रॉफिट्स हैं उसके परसेंटेज दिए हुए हैं। तो आपका जो टर्म है वो परसेंटेज में है और ईयर यहाँ पे आपके मेंशंस है 1993 से 1998 के अलग अलग वर्षों में। आप देखेंगे कंपनी ए और कंपनी बी, तो यहां भी आपके पास 2 वेरिएबल हैं, कंपनी ए के लिए अलग और कंपनी बी के लिए अलग। जिस प्रकार से अभी आपने टेबुलेशन में देखा तो अलग अलग टेबल के कलर अलग अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे ही यहां पे लाइन के कलर अलग अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ब्लू लाइन ए को आप देखेंगे साइड में इंफॉर्मेशन दिया है, ब्लू लाइन ए को और रेड लाइन बी को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे हम लोगों को देखना है कि किसी भी वेरिएबल के मान कैसे, जैसे सपोज करें कि हमको ए के लिए 1993 का डाटा ए का कलेक्ट करना है। तो हम 1993 के जस्ट ऊपर ए, तो ए का मतलब ब्लू लाइन के डॉट को देखेंगे कि ब्लू लाइन का डॉट कितने परसेंट पे जाता है। तो आप जस्ट देखेंगे कि 40 के जस्ट सामने हमारा ए का डाटा दिख रहा है, मतलब 1993 में ए का जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, तो 40% होगा। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें कि अगर 1994 में बी का कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कितना परसेंट, तो 1994 में बी मतलब कि रेड लाइन देखना है, तो रेड लाइन के डॉट को देखना है वो कितने परसेंट। तो आप देखेंगे कि 60% के जस्ट सामने वो हमारा डॉट लाइन पड़ रहा है, तो इसका मतलब है 1994 में बी के जो प्रॉफिट होंगे टोटल वो 60% होंगे। इस प्रकार से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और भी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होंगे वो क्वेश्चन हम लोग जाके फिर डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको चीजों को बनाना है। यहां बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आपको अर्थमेटिक सेगमेंट के भी सीखने होंगे, क्योंकि यहां प्रतिशत की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है, एक्सपेंस की बात हो रही है, तो उस हिसाब से हम लोग कुछ नया चीज सीखने का प्रयास भी करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यदि कंपनी ए की आय वर्ष 1994 में 1994 में 35 लाख थी, इनकम 35 लाख थी, तो कंपनी बी का उसी वर्ष का व्यय क्या होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पे एक चीज सिखाता हूं कि पहले की इनकम और एक्सपेंस कैसे निकाले जाए यदि आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहे। तो यदि आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा तो जिस प्रकार आप कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस की बात करते हो, उसी प्रकार यहां पे हमारा जो व्यय होता है, एक्सपेंस होता है, वो कॉस्ट प्राइस होता है, और जो हमारी आय होती है वो आय हमारा सेलिंग प्राइस होता है। तो उस आधार पे आप यहाँ पे इनकम और एक्सपेंस निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपने प्रतिशत कैसे पढ़ा है, लेकिन यहाँ के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो सभी के लिए कॉमन होगा, चाहे वो प्रतिशत आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं होगा। मैं फॉर्मूला पे कहता हूं, तो ध्यान रखेंगे यदि आपसे एक्सपेंस की बात की जाए, एक्सपेंस की,
तो एक्सपेंस निकालने के लिए आपको करना होगा इनकम इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज वाला, प्रॉफिट परसेंटेज वाला। इस तरीके से आप एक्सपेंस निकाल सकते हैं। इनकम इंटू मतलब आय गुने 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर? यदि आपको इनकम निकालना हो तो इनकम निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एक्सपेंस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बाय आपको करना पड़ेगा 100। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो इनकम। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे एक्सपेंस और इनकम निकालने के लिए। चलिए, तो अगर आपने इसको नोट, आप इसको नोट कर लेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि कंपनी ए की आय 1994 में 35 लाख थी तो कंपनी बी की व्यय क्या होगी। तो यहां ध्यान रखना है कि कंपनी ए की आय तो 35 लाख दी हुई है और यहां से इस डायग्राम से, जो कि आप डायग्राम आपके पास दिया गया है, उस डायग्राम में परसेंटेज भी दिया है प्रॉफिट का। तो इस आधार पे हम निश्चित रूप से फॉर्मूले का यूज करके ए का व्यय तो निकाल लेंगे, ए का व्यय निकल जाएगा, लेकिन ए के व्यय और बी के व्यय में किसी तरीके का कोई कंपेयर नहीं है। और सवाल उठता है कि क्या सिर्फ लाभ प्रतिशत होने से क्या हम आय या व्यय निकाल सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा नहीं। तो यहां पे ए के और बी के आय और व्यय में किसी तरीके का संबंध नहीं है। तो हम यहां पे इस क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन से ए का तो व्यय निकाल सकते हैं, लेकिन बी का व्यय निकालना संभव नहीं है, क्योंकि यहां पे बी का व्यय निकालने के लिए बी के लाभ का होना आवश्यक है। इसलिए इस क्वेश्चंस में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, डाटा इनसफिशिएंट होगा और पर्याप्त डाटा होगा। क्लियर? फिर से कह रहा हूं, आप एक चीज ध्यान रखेंगे, किसी भी कंपनी का व्यय निकालने के लिए प्रतिशत लाभ के साथ साथ आय होना आवश्यक है, या आय निकालने के लिए प्रतिशत लाभ के साथ साथ व्यय का होना आवश्यक है, तभी आप आय या फिर व्यय दोनों में से कोई भी चीज निकाल सकते हैं। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। दिया हुआ इंफॉर्मेशन ए के लिए है, निकालना बी के लिए है, इसलिए हम कहेंगे कि यहां पे डाटा सफिशिएंस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर निकालना संभव नहीं है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, कहता है कंपनी ए की 1996 में, कंपनी ए की 1996 में और कंपनी बी की 1997 में आय समान है, इनकम समान है। ध्यान से सुनेंगे, इनकम समान है। तो आप ध्यान रखेंगे यहां लाभ की बात नहीं हो रही है, इनकम समान है। तो एक चीज देखिए, ए की 1996 में, तो 1996 में, 1996 में ए का, ए मतलब ब्लू लाइन, तो 1996 में ए की बात की जाए तो वो कितने परसेंट है, 60%। कितना परसेंट, 60%। तो ए की इनकम 60% है, इसका मतलब लाभ 60% है, इसका मतलब इनकम जो होगा वो 160% होगा, 160% होगा। क्लियर? 160% होगा। फिर से बोल रहा हूं, ए के 1996 की आय, चूंकि लाभ है हमारा 60%, तो हमारा आय क्या हो जाएगा, 160% हो जाएगा। अब उसी प्रकार हम लोग बी के लिए जो कह रहा है, बी की 1997 में आए, बी की 1997 में, 1997 बी मतलब आपको रेड लाइन देखना है। रेड लाइन आप देखेंगे तो 60 और 80 के बीच में, तो 60 और 80 के बीच में मतलब 70। तो इसका मतलब 1997 में बी की लाभ जो है वो 70% है, 70% है, इसलिए इनकम क्या होगा, 170% होगा, 170% होगा। अब ए का यह आय और बी का यह आय आपस में क्या है, बराबर है। तो आपको निकालना है व्यय का रेशियो। ध्यान रखेंगे, आय का व्युत्क्रम, आय का व्युत्क्रम ही हमारा क्या होगा, तो वो व्यय का अनुपात होगा। आय का व्युत्क्रम ही हमारा व्यय का अनुपात होगा। तो यदि हम आय का रेशियो निकाले तो वो क्या होगा, 16:17 होगा। तो इसी प्रकार से अगर एक्सपेंस निकालना तो व्युत्क्रम होगा, रेशियो क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 17:16। मतलब
ए और बी के क्रमशः 1996 और 97 के जो व्यय होंगे, एक्सपेंस होंगे, उसके रेशियो क्या होंगे, 17 और 16 होंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर यहां से बी से मिल जाएगा। जो रेशियो होगा वो 17:16 का होगा। क्लियर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में कंपनी ए द्वारा अर्जित किए गए लाभ प्रतिशत, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में ए द्वारा अर्जित किए गए लाभ प्रतिशत और कंपनी बी द्वारा अर्जित किए लाभ प्रतिशत का अनुपात अधिकतम है। पहले क्वेश्चन समझेंगे फिर इसको हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो विभिन्न वर्षों में लाभ प्रतिशत कमा रहा है, वह लाभ प्रतिशत बी के कंपेयर में, मतलब बी के तुलना में किस वर्ष अधिकतम है, मतलब अधिक है। तो आप गौर से आप अपने लाइन ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज देखेंगे कि ए का लाभ मात्र 2 ही वर्ष में बी के कंपेयर में ज्यादा है। आप देखेंगे ए का जो लाइन है वह 2 ही वर्ष में बी के लाइन से ऊपर है। तो एक 1993 में और दूसरा 1997 में बस 2 ही ऐसे वर्ष है जहां पे ए द्वारा अर्जित आय बी द्वारा अर्जित आय के लाभ प्रतिशत से क्या है, अधिकतम है, मतलब अधिक है। अब आपको यह बताना है कि दोनों में से किस वर्ष में लाभ जो है वो अधिकतम है, अनुपात जो है वो अधिकतम है। तो अनुपात सबसे पहले चाहिए। तो 1993 में ए और बी के आय का अनुपात देखेंगे तो ए का है 40%, मतलब 40, और बी का है 30%, 30। तो रेशियो होंगे 4/3 के। कब, 1993 में। अब दूसरा आप 1997 में देखेंगे तो 1997 में रेशियो देखेंगे तो ए का आय है 80 और बी का है 70। तो यहां से आप रेशियो देखेंगे तो 8:7 का, यहां से रेशियो 8:7 का। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रेशियो अधिकतम है या फिर कौन सा अनुपात जो है वो ज्यादा है। तो यहां पे आप कुछ नहीं, आप फ्रैक्शन को क्रॉस गुना करके फाइंड कर सकते हैं। 7 28 और 8 24। आप देखिए कौन सा डाटा बड़ा है, तो 28 वाला डाटा बड़ा है, इसलिए उसके जो फ्रैक्शन होंगे वही बड़े होंगे। मतलब 4/3 अनुपात क्या होगा, बड़ा होगा। किसके कंपेयर में, तो 8/7 के कंपेयर में। तो ये 4/3 अनुपात किस वर्ष का है, तो वो 1993 का है। इसका मतलब है कि ए द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत जो है वो बी के कंपेयर में 1993 में, मतलब ऑप्शन नंबर सी 1993 में बी के कंपेयर में क्या होगा, अधिकतम होगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा 8 का, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी 1993 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि कंपनी बी का व्यय 1995 से 1996 तक 20% बढ़ जाता है तो 1996 में कंपनी की आय 1995 की आय से कितनी गुनी हो जाएगी। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सिंपल ढंग से बनाएंगे। तो अगर मान लें कि कंपनी बी का व्यय 1995 में यदि 100 रुपया था तो 1996 में क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है कि 1996 में कंपनी की आय 1995 की आय से कितनी गुनी हो जाएगी। क्लियर। अब ध्यान से पढ़े, 1996 की आय 1995 की आय से कितनी गुनी हो जाएगी। तो एक चीज देखे, 1996 में जो कंपनी का लाभ था वो कितना परसेंट था, तो वो था 80%। वो कितना था, 80%। तो हमारा आय क्या था, 80%। तो हम यहां पे 120 के 80% आय करते थे तो 180% हम लोग इनकम करते थे 1996 में। अगर 95 की बात करें तो 95 में हमने 100 खर्चा किया था और 95 का हमारा इनकम कितना परसेंट, 80%। तो यहां भी हमारा आय क्या होगा, 180% होगा, 180% होगा। तो ये 1995 के आय और ये हमारे हो गए 1996
96 के आय। अब आपसे पूछा जा रहा है 1996 के आय 1995 के आय से कितनी गुनी है, तो आप 1996 के आय को मतलब 120 इंटू 180 को आप 1995 मतलब 100 इंटू 180 से भाग देंगे, तो ये आपका कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा। जब 12 को आप 10 से भाग देंगे तो ये बचेगा 1.2। इसका मतलब है कि 1996 का आय 1995 के आय से कितना गुना होगा, तो 1.2 गुना ज्यादा होगा, 1.2 गुना का होगा। तो आप ऑप्शन अगर खोजेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो बी में आपका है 1.2, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आपके सही उत्तर बी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 9 को कर पाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लाइन ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि कंपनी ए की आय 1996 में 36 लाख थी तो कंपनी ए का 1996 में व्यय कितना था। तो आज आपको हमने लाइन ग्राफ जब बताया वहीं पे आपको फॉर्मूला बताया था इनकम और एक्सपेंस निकालने का। तो यहां पे कह रहा है व्यय, मतलब आपको एक्सपेंस निकालने हैं, तो एक्सपेंस के लिए हमने बताया था इनकम इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज वाला। तो यहां पे आप देखेंगे कि 1996 में ए का आय था 36 लाख रुपया, तो हम लाख में ही रहने देते हैं, 36 इंटू 100 अपॉन, तो 1996 में हमको देखना होगा कि ए का जो लाभ था वो कितना परसेंट था। तो 1996 में ए का लाभ आप देखेंगे तो ए का लाभ था 60%, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मतलब 160। अब यहां से आप अगर सॉल्व करते हैं, इसको काटते हैं, तो आपके जो आंसर्स होंगे वो होंगे लगभग, आप इसको काट ही लें, 4 चौक 16, 9 चौक 36 और ये 25, 25 गुने तो 2 पॉइंट, तो 25 नमा 225 और यहाँ का एक पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स आप लगा देंगे तो 22.5 लाख आपके आंसर आ जाएंगे। किसके लिए, तो एक्सपेंस किसका, तो ए का, कब का, तो 1996 का। तो आप आंसर अगर मैच करवाना चाहेंगे तो आप देखेंगे ऑप्शन में आपके ऑप्शन नंबर ए 22.5 लाख यही आपके आंसर होंगे क्वेश्चन नंबर 10 के। तो ये आपके थे लाइन ग्राफ के आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई चार्ट से। तो पाई चार्ट में हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं इसमें से कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं उसको समझने से पहले हम लोग पहले एक बार निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश है कि 7 विभिन्न स्कूलों में 7 विभिन्न स्कूलों के छात्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए चयनित किए जाते हैं, जैसा कि दिया गया है कि इसमें से कुछ छात्र परीक्षा में सफल हो गए। अब आपके पास दिया गया है 2 डाटा, एक में जो बच्चे विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन पाते हैं उनकी का, और एक डाटा दिया गया उन बच्चों में से जो पास करते हैं, जो उत्तीर्ण होते हैं उनका। अब जैसे यहाँ पे पहले सीखते हैं हम लोग कि डाटा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि पाई चार्ट में 2 तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है प्रतिशत पे आधारित और दूसरा होता है डिग्री पे। आपको एक चीज समझना होगा कि पाई चार्ट में जो सेक्टर होते हैं, पूरे वृत्त का जो एरिया होता है वो 100% होता है। तो या तो डाटा 100% पे दिया जाएगा या फिर किसी भी वृत्त के टोटल चाप का जो माप होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री है, तो या तो डाटा आपको 360 डिग्री पे दिया जाएगा। तो उन डाटाओं को प्रेजेंट किया जाता है वृत्त के सेक्टर से, त्रिज्याखंड से। त्रिज्याखंड या तो प्रतिशत में बटा होगा या फिर आपके एंगल में बटा होगा। तो किसी भी वेरिएबल का मान इससे पता होगा कि उस सेक्टर जो हैं वो कितने प्रतिशत में बटे हैं, या उस सेक्टर का, त्रिज्याखंड का या आर्क का जो कोण है वो कितना डिग्री है, उस पर डिपेंड करता है उसके वेरिएबल के मान। जैसे कि यहां पे हम लोग देखते हैं, चूंकि यहां का डाटा प्रतिशत में है तो हम लोग देखते हैं यहां प्रतिशत में डाटा को कैसे हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो आप यहां देखेंगे कि जैसे हमको अगर सपोज करें कि कहता है कि स्कूल ए में कितने छात्रों ने एडमिशन प्राप्त किया, विद्यालय
ए में। तो आपको देखना होगा कि आप देखिए कि यहाँ पे जो सर्कल हैं वो विभिन्न कलर में डिवाइड है। ये कलर रिप्रेजेंट करता है विभिन्न स्कूलों को, जिसका इंडिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए का, बी का, सी का, डी का और जी का क्या हमारा कलर कॉम्बिनेशन है। उस कलर कॉम्बिनेशन के आधार पे आप अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हमको डाटा अगर निकालना है तो डाटा को कैसे किया जाएगा। तो कहता है, जैसे हम सपोज करें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि ए में एडमिशन प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है विद्यालय ए में। तो टोटल स्टूडेंट जो सभी विद्यालयों में एडमिशन प्राप्त करते हैं वो हैं कितने, तो 9250। उसमें से ए में, तो ए का आप देखेंगे ए के ब्लू कलर जो प्रतिशत है वो 12% है। तो अगर आप 9250 के 12% फाइंड करते हैं तो ये आपके ए में जो कुल विद्यार्थी एडमिट हुए होंगे उनकी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आप पास टोटल बच्चे कितने, 64। अगर इसमें से कहता है इस 64 में से सी में कितने बच्चों ने पास किया, तो सी के कलर देखेंगे तो ग्रीन, और ग्रीन का प्रतिशत है 18। तो आप यहाँ 6400 का 18% फाइंड करेंगे तो यहाँ से आपके निकल जाएंगे कि सी में कितने बच्चों ने पास किया। इस प्रकार से आप किसी भी डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस में, इसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाए जाएंगे। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्कूल ए से नामांकित कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत छात्र ने परीक्षा में पास किया। तो सबसे पहले निकालना होगा कि ई में कितने प्रतिशत कितने बच्चों ने नामांकन पाया ई में। तो टोटल स्टूडेंट है 9250। इसमें ई की बात की जा रही है। ई ग्रीन में आप देखेंगे तो ये डाटा है 8%। तो ई का 8% आप करेंगे, मतलब 9250 का 8% आप निकालेंगे तो वो होगा 740। मतलब ई में एडमिशन प्राप्त करने वाले छात्रों का संख्या है 740। अब कह रहा कितने प्रतिशत छात्रों ने पास किया। अब अगर ई में पास की बात करें तो 6400 बच्चों में ई में पास करने वाले बच्चों की संख्या यहां पे आप देखेंगे तो 7% है। मतलब ई में 6400 में से कितने बच्चों ने पास किया, तो 7% वो निकालेंगे तो वो आएगा 448। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो पास करने वाले 448 बच्चे हैं वो टोटल एडमिशन प्राप्त करने वाले मतलब 740 के कितने प्रतिशत हैं। तो अगर आप निकालते हैं 448 740 का कितना प्रतिशत है तो वो क्या हो जाएगा, तो 448 तो गुना 100 भी करना होगा आपको। ये किसका प्रतिशत, 740 का। तो 740 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू आता है 60.54% का। मतलब आप इस तरीके से देखेंगे तो ई में जो पास बच्चे हैं वो उसी विद्यालय में नामांकित बच्चों के कितने परसेंट हैं, 60.54। और अगर आप ऑप्शंस की तलाश करें तो आप देखेंगे ऑप्शन बी इसके नियरेस्ट का है 60.5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60.5। तो इस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करके क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन कह रहा है किस स्कूल में नामांकित छात्रों के आधार पर परीक्षा पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिकतम है। किस स्कूल में नामांकित छात्रों के आधार पर परीक्षा पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत अधिकतम है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करने होंगे और आपको ए बी सी डी के मैं एक दो आपको निकाल कर बताता हूँ। उसके बाद आप चाहे तो खुद भी फाइंड कर सकते हैं, खुद भी आप फाइंड करके निकाल सकते हैं। मैं एक दो आपको निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि किसके कितने प्रतिशत। जैसे आप कह रहा है कि किस स्कूल में नामांकित छात्रों के आधार पर परीक्षा पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत, तो किस विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र उसी विद्यालय में नामांकित छात्रों के प्रतिशत में सबसे अधिक है। तो जैसे अगर हमको ए का निकालना है तो ए में पास होने वाले विद्यार्थी कितने, तो ए में 6400 का कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो 13%, तो 13% पास हो रहे हैं। अब उसी को कह रहा है कि 6400 का 13%, तो 6400 का 13% आप करेंगे तो आप 13 से 64 को डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं। तो का 13%, तो ये हो जाएगा 832। अब कह रहा है कि उसी विद्यालय में नामांकित, तो नामांकित ए में टोटल बच्चे नामांकित टोटल कितने,
तो 9250। उसमें से ए में नामांकित, तो ए में नामांकित 12%। तो आप देखेंगे कि ए में नामांकित कितने बच्चे, तो वो होंगे 9250 के कितने परसेंट, तो 12%। ये हो जाएंगे 1110। अब आपसे पूछा जा रहा है ये कितने परसेंट होंगे, तो इंटू 100। तो अब आप यहां से प्रतिशत निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 832, तो इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना करना होगा, 1110 करना होगा। तो ये प्रतिशत आपके लगभग निकलेंगे 74.95, मतलब इसको अप्रॉक्स में आप 75% लिख सकते हैं। मतलब ए में टोटल पास बच्चे जो होंगे उसी विद्यालय में नामांकित बच्चों के कंपेयर में वो 75% होंगे। इसी तरीके से आपको जैसे बी का निकालना एक और बताता हूं, उसके बाद मैं सारा शॉर्ट में लिख दूंगा कहां से कितने प्रतिशत होंगे, बस मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अब बी में, तो बी में देखेंगे तो बी में 6400 का, तो बी में 6400 का कितने परसेंट पास कर रहे हैं, तो 16%, तो 16%। टोटल बी में एडमिट, तो बी में एडमिशन कितने प्राप्त कर रहे हैं, तो बी में एडमिशन भी कितने हैं, 16% है। किसके, तो 9250 के, 9250 का 16%। अब आप यहां से ये निकालेंगे तो ये आपके डाटा हो जाएंगे क्या, तो वो देखते हैं हम लोग। तो 6400 का 16% आपको करना होगा, तो 6400 का 16%, 16%, ये हो जाएगा 1024 बटे। अब आपको ये भी देखना होगा टोटल एडमिट बच्चे बी में कितने, तो 9250 का 16% ही, तो ये हो जाएंगे 1480। इंटू 100 करेंगे तो प्रतिशत फाइंड होगा। तो क्या हो गया, 1024 बच्चों ने एग्जाम्स को पास किया, तो इंटू 100 करना होगा, तो 00 डिवाइडेड बाय प्रतिशत निकाला कितने के, 1480 के, तो 1480 से भाग देंगे तो 69.18% आता है। तो आप यहां पे इसको लिख सकते हैं 69%। तो इस तरीके से आपने निकाला ए का और बी का। इसी प्रकार से आपको ए बी सी डी ई एफ जी सभी के निकालने हैं। आप एक काम कर सकते हैं, ए से लेकर के जी तक टोटल 7 विद्यालय होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपके पास मात्र 5 विद्यालय हैं। तो आप चाहें तो सिर्फ इन्हीं 5 का डाटा निकालें, तो 2 का डाटा निकालने से आप बच सकते हैं। हाँ, उन 2 का भी डाटा तब निकालें जब आपके पास ऑप्शन में नन ऑफ दीज हो, तब आपको सारा निकालना होगा। लेकिन यदि अगर 7 आपके पास डाटा है, 7 में से 5 ही का कंपेयर ऑप्शन में होगा, तो आप 5 ही का डाटा निकालें, जो ऑप्शन में होगा उसी का। तो इस प्रकार से आप सभी का डाटा फाइंड कर सकते हैं। तो अब आपको निकालना मैंने सिखा दिया, मैं पहले से निकाल रखा हूं, इसको मैं आपके सामने लिखता हूं, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे किसमें कितने प्रतिशत होंगे। तो अभी आपने देखा ए का प्रतिशत जो था, अभी आप लोगों ने निकाला, ए का प्रतिशत कितना, 75%। बी का अभी आप लोगों ने निकाला कितना, 69%। इसी प्रकार हमने सी का निकाला, तो सी का होगा, सी का भी 69%। फिर डी का डाटा भी 69%। ई का निकालेंगे तो 60.5%। एफ का डाटा है 79%। और इसी प्रकार जी का डाटा है वो 60 पॉइंट समथिंग, तो 62%। अब आपसे पूछा क्या कि प्रतिशत अधिकतम किसका है, किसके प्रतिशत सबसे ज्यादा हैं, किसके प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो आप यहां पे देखेंगे एफ का, तो एफ का डाटा आपको सबसे ज्यादा लगेगा, प्रतिशत सबसे ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, एफ हो जाएगा। चूंकि एफ का प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एफ, मतलब आपके डी ऑप्शन इसके सही होंगे। तो इस प्रकार से आप पाई चार्ट में डाटा को कलेक्ट करते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, एकदम बेसिक चीजें हैं, तो आप समझ रहे होंगे इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं पाई चार्ट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है स्कूल ए और डी में से एक साथ परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या, ए और डी में एक साथ परीक्षा पास करने वाले छात्रों की संख्या, और उसके बाद कह रहा है स्कूल सी और ई में एक साथ नामांकित
छात्रों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत का अंतर है वो हम लोग देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है ए और डी में पास करने वाले। तो देखिए टोटल 6400 बच्चे पास कर रहे हैं, टोटल बच्चे पास कर रहे हैं 6400। उसमें से अगर ए और डी की बात करें तो ए में 13% और डी की बात करें तो 12% बच्चे पास कर रहे हैं। ए में 13%, डी में 12%, ठीक है। तो टोटल मिला के यहां पे 25% बच्चे पास कर रहे हैं ए और डी को मिला के। तो 6400 का 25% अगर हम लोग करते हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 1600 हो जाएंगे। क्लियर, 1600 हो जाएंगे, 25% मतलब 1/4। तो 6400 का 1/4 1600, मतलब ए डी मिलाकर टोटल पास बच्चों की संख्या हो गई 1600। अब कह रहा है स्कूल सी और ई में एक साथ नामांकित छात्र, सी और ई में, तो टोटल नामांकित छात्र 9250, उसमें से सी और ई में नामांकित, तो आप देखेंगे सी का प्रतिशत है 18 और ई का प्रतिशत है 8, 18 और 8, तो 18 8 26%। इसका मतलब हो गया कि सी और ई मिला के जो नामांकित छात्र हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 9250 के 26%, और वो आप निकालेंगे तो वो होगा 2405, वो होगा 2405। मतलब ए और डी में टोटल एडमिट बच्चे हैं 1600 और पास बच्चे हैं 1600, और सी और ई में नामांकित बच्चे हैं 2405। तो पूछ रहा है कि नामांकित बच्चों से लगभग कितना प्रतिशत कम है, मतलब ये जो पास बच्चे हैं 1600 वो 2405 से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले कितने कम है, तो 2405 में से 1600 घटाएंगे तो 805, 805 बच्चे कम हैं, किस में से, तो 2405 में से। 2405 में से कितने प्रतिशत हैं, तो इंटू 100 करेंगे। इस प्रकार से आप अगर प्रतिशत निकालते हैं तो 805% तो इंटू 100 किसके, तो 2405 के, तो 2405 से भाग देंगे तो लगभग 33.47 आपके आंसर्स आएंगे, प्रतिशत आएंगे। तो आप इस तरीके से अपने ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखेगा 33%। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को कर सकते हैं, 33% आपके आंसर होंगे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 33% होगा। इस प्रकार से आप डाटा कलेक्ट करके आंसर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आपके 14, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कहता है स्कूल बी और सी में एक साथ नामांकित कुल छात्रों की संख्या, बी और सी में एक साथ नामांकित कुल छात्रों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत छात्र ने परीक्षा पास किया है। तो बी और सी में कितने नामांकित हैं और उसमें से कितने पास हुए उसका प्रतिशत। तो पहले हम लोग निकालते पास, बी और सी में पास, तो बी और सी में टोटल पास कितने हैं तो वो हम लोग निकालते हैं। तो टोटल स्टूडेंट पास हैं 6400, उसमें से बी और सी के, तो बी और सी के डाटा को निकालेंगे तो बी में 16% और सी में 18%, तो टोटल हो जाएंगे 34%, 34%। क्लियर। अब आप निकालेंगे एडमिट, तो बी और सी में टोटल एडमिट कितना, तो बी और सी, तो पहले तो टोटल एडमिट कितने 9250, उसमें से बी और सी में पास कितने, तो बी में 16 और सी में 18, यहां भी टोटल कितने परसेंट 34%। तो ये 6400 का 34% हो गया पास और 9250 का 34% हो गया नामांकित। तो कह रहा है कितना प्रतिशत होगा, तो इंटू 100, यहां से 34 आपके कैंसिल होंगे, 0 आप कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रकार आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रतिशत आएगा 69.18%। आप 6400 का 00, 10 आपने कैंसिल किया तो सिंगल 0, 64,000 डिवाइडेड बाय 925 करेंगे आप, तो ये आएगा 69.18% के लगभग। अब आपके ऑप्शंस खोजने हैं तो 69 के लगभग में अगर आप ऑप्शन खोजेंगे तो आपको ए ऑप्शन 14 का दिख जाएगा 69%, मतलब 14 का जो आंसर होगा वो होगा 69%, ये आपके आंसर होंगे। तो इस तरीके से हम डाटा को कलेक्ट करते हैं पाई चार्ट में। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्कूल डी और जी से एक साथ नामांकित छात्रों की संख्या, स्कूल डी और जी से एक साथ नामांकित छात्रों की संख्या। तो हम पहले निकाल लेते हैं डी जी में नामांकित, तो टोटल नामांकित 9250 डी और जी में। तो डी हमारे हैं, तो डी का कलर है तो वायलेट मतलब 14%, और हमारे जी में तो साथ में ही हम लोग लेंगे, अलग अलग लेने की आवश्यकता नहीं है। और जी में आपके हैं 10%, तो टोटल मिला के 24% डीजी में एडमिट होंगे। संख्या स्कूल ई और एफ से एक साथ नामांकित छात्रों की संख्या, तो ई और एफ में। तो अब देखते हैं ई और एफ, तो टोटल स्टूडेंट कितने 9250। ई और एफ में तो ई और एफ, ई 8 और एफ 22, टोटल मिला के हो जाएंगे 30%। तो यहां पे कह रहा है दोनों के अंतर का एवरेज कितना। तो चलिए हम लोग यहां से अंतर देखते हैं। तो आप देखेंगे दोनों का जो बेस वैल्यू है वो सेम ही है, 9250। अब सी और डी मिला के 24%, सॉरी डी और जी मिला के 24%, ई और एफ मिला करके कितने परसेंट 30%। इसका मतलब है दोनों के बीच का अंतर कितने परसेंट का 6% का, दोनों के बीच का अंतर 6% का। लेकिन आपको कह रहा अंतर का औसत, तो अंतर का औसत निकालेंगे तो आपके पास 2 डिवीजन होंगे, क्योंकि अंतर कितने का हो गया डी जी का एक साथ और ई एफ का एक साथ, तो 2 अंतर हो गए। तो अब आपके कितने हो गए 6% के अंतर हो गए। लेकिन एवरेज करना है तो 2 डाटा का आपको एवरेज करना है, तो डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। इसका मतलब औसत कितना परसेंट होगा 3% होगा। मतलब डी और जी, ई और एफ के बीच के जो अंतर होंगे उसका औसत कितने परसेंट का होगा 3%। किसका, तो बेस वैल्यू हमारा क्या है 9250। तो 9250 का अगर हम 3% निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, तो 9250 का 3% अगर फाइंड किया जाए तो वो लगभग आ जाएंगे आपके, सॉरी 9250 का 3%, तो वो आ जाएगा 277.5, 277.5। तो 277.5 आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी डाटा आपके ऑप्शन में नहीं है, तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, इसका ई होगा। तो ये थे आपके पाई चार्ट के क्वेश्चन। इस प्रकार से आप पाई चार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, पाई चार्ट के क्वेश्चन को बना सकते हैं और डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, अगला सेक्शन है आपके टेबुलेशन से सारणियन, हिंदी में कहते हैं सारणी में। अब देखते हैं सारणी में से हम लोग डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, इसको सीखते हैं। तो पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या कहता है। तो निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करें और अनुसरण करते हुए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पे निर्देश प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है कि ये डाटा किस चीज से संबंधित है, लेकिन आप यहाँ पर टेबुलेशन देख के इसका आइडिया कर सकते हैं कि यहाँ कॉलेज दिया हुआ है ABC, मतलब यहाँ पे क्लियर है कि 3 कॉलेज है। वर्ष दिया हुआ है 2010, 11, 12 और 13, मतलब विभिन्न वर्ष दिए हुए हैं। लड़कों की संख्या और लड़की का संख्या दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप अनुमान कर सकते हैं कि इसमें इंफॉर्मेशन यह हो सकता है कि 3 कॉलेज ABC में विभिन्न वर्षों में लड़कों एवं लड़कियों ने जो एडमिशन प्राप्त किया उसका संख्या दिया हुआ है। अब सवाल उठता है कि डाटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। तो डाटा किसी भी टेबुलेशन में जो सेल होते हैं, सेल मतलब कि रो और कॉलम जहां पे मिलता है और जो बॉक्स बनता है उसी को सेल कहते हैं। वो सेल किसी भी डाटा का इंफॉर्मेशन देता है। जैसे अगर हमको निकालना है ए में 2011 पे लड़कों की संख्या, तो सबसे पहले ए का बॉक्स आपको देखना होगा, तो ए का ये पूरा बॉक्स होगा। 2011 का तो 2011 का ये पूरा होगा। लड़कों की संख्या तो लड़कों का ये हुआ। तो अब इन सब में कॉमन सेल हमारा क्या है, ये 400 का। तो इसका मतलब हो गया कि 2011 में ए में लड़कों ने जो एडमिशन प्राप्त किया उसकी संख्या कितनी है, तो वो 400 है। कितनी है, 400 है। तो इस तरीके से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सारे डाटा को एक साथ कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में जिस डाटा की आवश्यकता होगी उसी आवश्यकता अनुसार डाटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
वर्ष 2011 में 3 कॉलेजों में अध्ययन करने वाले लड़के को एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात। मतलब 2011 में ए, बी और सी में जो लड़के पढ़ रहे थे और जो लड़कियां पढ़ रही थी उनके संख्या का अनुपात। तो हम लोग निकालते हैं कि ए, बी, सी में लड़कों का संख्या कितना 2011 में। तो 2011 में लड़के की ए में 400, बी में 620 और सी में 540। अगर आप इन सबको जोड़ते हैं, ये ऊपर वाला डाटा है, आप सबको जोड़ते हैं तो 400, 600, 1100, 1120 और 500, 1500, 1540 मतलब 1560। तो टोटल लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 1560 हो जाएगी। क्लियर? किसमें? तो ए, बी, सी में 2011 में लड़कों की संख्या। अब कह रहा है 2011 में लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या निकाले तो ए में 2011 में लड़की की संख्या 300, बी में 360 और सी में 250। अगर इनको जोड़ेंगे 300, 300, 600, 6 2 800, 8 1 9 910, तो 910 ये हो गया लड़के एवं लड़कियों की संख्या। अगर आप अनुपात निकालते हैं तो ये कटेगा 13 से 12 टाइम में 13 से 7 बार में। तो इस प्रकार आपके आंसर होंगे 12:7, 12:7। लेकिन आप ऑप्शन देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में 12:7 का अनुपात नहीं दिया गया है। तो आप ई ऑप्शन यहां पे देखेंगे कि नन ऑफ दीज का है, इनमें से कोई नहीं है, तो आप नन ऑफ दीज का आंसर यहां पे करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार से डाटा कलेक्ट करके आप अपने प्रश्नों के उत्तर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कॉलेज सी के लिए किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में छात्रों के प्रतिशत में अधिकतम वृद्धि हुई होगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सी में अलग अलग, मतलब 10 में छात्र कितने, तो 10 से हमको लेना नहीं है कुछ भी, चूंकि 10 से पहले का डाटा नहीं पता है, इसलिए हमको नहीं पता चलेगा कि कितने प्रतिशत छात्रों की वृद्धि हुई है। तो हम इसलिए 2011 से लेंगे। फिर से मैं कह रहा हूं 2010 का डाटा नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे चूंकि 2009 का डाटा नहीं पता, इसलिए नहीं पता चलेगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम यहां से 2011 का डाटा लेंगे, 12 का डाटा लेंगे और 13 का डाटा लेंगे, और हम देखेंगे कि सी का 2011, 12, 13 में कुल कितने बच्चों ने एडमिशन लिया। उस आधार पर देखेंगे कि प्रतिशत कौन सा होगा। तो आप देखेंगे सी का 2011 में जो एडमिशन होगा, लड़कों का 540 और लड़कियों का 250, 540 और लड़कियों का 250। तो यहां पे टोटल डाटा हो जाएगा आपका 500, 790। तो 2011 में टोटल बच्चों का एडमिशन होगा 790। उसके बाद आप 2012 में देखेंगे तो 12 में लड़कों की संख्या 640 और लड़कियों की संख्या 280। तो 6 2 8 और एक 920। 2012 में टोटल एडमिशन लिए हुए छात्रों की संख्या होगी 920। उसी प्रकार 2013 में देखेंगे तो 13 में 640 और 300, तो टोटल हो जाएंगे 940। अब आपसे कह रहा है कि किस वर्ष में अधिकतम वृद्धि हुई होगी। तो आप यहां पे देख के ही ऑप्शन कर सकते हैं, प्रतिशत निकालने की जरूरत नहीं। आप यहां पे देखेंगे कि 920 में मात्र 20 की वृद्धि हुई होगी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि प्रतिशत कितना कम होगा। लेकिन यहां पे देखेंगे 790 से 920 की वृद्धि हुई है, 790 से 920 बढ़ के हुआ है। तो यहां पे आप देखेंगे डिफरेंस भी अधिकतम है और बेस भी हमारा छोटा है, इसलिए निश्चित रूप से प्रतिशत जो होगा यहां पे सर्वाधिक होगा। इसका मतलब है 2011 से जो 20 में जो वृद्धि हुई होगी वो सर्वाधिक। यहां प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं, आप चाहें तो प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। जैसे 12-13 का निकालना है तो 12 से 13 में 20 की वृद्धि हुई, किससे? तो 920 की इंटू 100 करेंगे तो आपका प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन यहाँ डाटा देख के ही निकल जा रहा है और समय बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे देख के ही कर सकते हैं। 11 से जो 12 में वृद्धि हुई होगी, मतलब 2012 में जो प्रतिशत वृद्धि हुई होगी वो सबसे अधिक हुई होगी, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? तो बी होगा 2012। तो 2012 में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। तो ये आपके 17 के आंसर हो सकते हैं, होंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है किस वर्ष कॉलेज ए के लिए लड़कियों का प्रतिशत कुल छात्रों के सापेक्ष अधिकतम है। तो यहाँ पे आपको निकालना होगा प्रतिशत अलग अलग वर्षों में ए के लिए लड़कियों का प्रतिशत। तो मैं एक दो बताता हूँ, बाकी आप खुद भी कर लेंगे, बाकी डाटा मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो 2010 में जैसे हमको निकालना है, 2010 में लड़कियों का प्रतिशत कितना है कुल छात्रों का। तो आप देखेंगे 2010 में ए कॉलेज के लिए लड़कियों की संख्या कितनी, 250, लड़कियों की संख्या 250। तो आपको प्रतिशत निकालना है टोटल स्टूडेंट के। तो आपको यह फाइंड करना होगा कि ए का 2010 में टोटल बच्चे कितने थे। तो लड़के 400 थे और लड़कियां 250 थी, मतलब टोटल बच्चों की संख्या थी 650। अब 250 लड़कियां टोटल 650 के कितने प्रतिशत है, तो आप फाइंड करेंगे तो यहां पे आएगा 38.46%। इस प्रकार से आप प्रतिशत निकालेंगे। फिर जैसे आपको निकालना है 2011 में लड़कियों का प्रतिशत कितना, तो आपको देखना होगा ए का 2011 में लड़कियों की संख्या कितनी, तो 300। टोटल कितने स्टूडेंट में, तो लड़के 2011 में 400, लड़कियां 300, तो टोटल 700। तो कितने प्रतिशत होंगे, तो यहां से आप फाइंड करेंगे 300 700 का कितना परसेंट, तो 42.85% के लगभग आएगा, 42.85। तो इस तरीके से अलग अलग वर्षों में आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको 2012 का निकालना है, तो 2012 के जो प्रतिशत होंगे वो होंगे 41.55%, 41.55%। इसी प्रकार आपको 13 का भी निकालना होगा, तो 13 में जो प्रतिशत होंगे वो होंगे 42.85%, 42.85%। चूंकि यहां भी आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 2011 की तरह 300/700 आपका आएगा, तो 300/700 का प्रतिशत आपका क्या आया, 42.85। यहां भी आया आपका 2013 में भी 42.85। अब आप क्वेश्चन फिर से पढ़िए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किस वर्ष में छात्रों के सापेक्ष छात्राओं का, मतलब लड़कियों का प्रतिशत अधिकतम है। तो आप यहां पे देखेंगे दो वर्ष 2011 और 2013, 2011 और 2013 दोनों में सेम प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सेम प्रतिशत है और दोनों ही अधिकतम प्रतिशत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर दोनों ईयर होगा, मतलब 2011 भी होगा और 2013 भी होगा। तो आप यहां पे ऑप्शन ई देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है 2011 और 2013 दोनों वर्षों में लड़कियों का प्रतिशत कुल छात्रों के सापेक्ष क्या होगा, अधिकतम होगा। तो आंसर इसके हो जाएंगे 18 के ई। क्लियर, समझ में आया प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो इस तरीके से आप प्रतिशत फाइंड कर सकते हैं डाटा के अनुसार। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 2013 में 90 नए छात्रों ने कॉलेज बी में दाखिला लिया। कॉलेज बी में 2013 में 90 छात्रों ने दाखिला लिया। तो दाखिला लेने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात क्या हो, 7:4। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो 2013 में बी में, तो बी में 2013 में टोटल स्टूडेंट देखा जाए तो कितने होंगे, 700 लड़के 420 लड़की, तो 1120 बच्चे होंगे, जिसमें से 90 छात्रों ने एडमिशन और लिया। तो इस प्रकार टोटल बच्चे हो जाएंगे 1210। तो 2013 में टोटल बच्चे हो गए 1210। अब इस नए बच्चों का जो रेशियो है 7:4 का है, तो 7 4 11 यूनिट पे टोटल 1211 यूनिट पे टोटल 1210 बच्चे हैं। तो एक यूनिट पे कितना हो जाएंगे, 110 बच्चे हो जाएंगे। तो लड़कों की संख्या अगर निकाली जाए तो लड़के की संख्या 7 यूनिट पे है, तो 110, तो कितने हो जाएंगे, 770। तो टोटल अब लड़के होंगे 770, जबकि पहले अगर 2013 में देखा जाए तो लड़कों की संख्या कितनी थी, 700 थी। अब नए बच्चों के हिसाब से टोटल संख्या कितनी होगी, 770। तो नए कितने बच्चे एडमिट हुए, तो ये 700 माइनस किया जाए तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 70। तो नए एडमिशन पाने वाले लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70। तो इस प्रकार से आप सी ऑप्शंस में टिक कर सकते हैं। आपका सी आंसर 70 क्या होगा, सही होगा 19 का। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वर्ष 2008 में कॉलेज ए में कुल छात्र अध्ययन कर रहे थे, कुछ छात्र अध्ययन कर रहे थे। अगले 2 वर्षों के लिए छात्रों के प्रतिशत में 25% की एक नियमित वृद्धि होती है। नियमित वृद्धि मतलब क्या, कि हर एक साल 25% के दर से वृद्धि हो रही है। तो वर्ष 2008 में कॉलेज ए में अध्ययनरत छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे आप चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं।
छात्रों का जो वृद्धि दर है पर ईयर वो 25% का, 25% मतलब 1/4 मतलब कॉलेज में अगर 4 छात्र होते हैं तो प्रत्येक ईयर जो वृद्धि होंगे वो 4 में से बढ़ के 5 हो जाएंगे प्रत्येक छात्र। लेकिन ये 1 साल का बात है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि 2 साल में 25% के वृद्धि हुए, तो 2 साल तक 25% के वृद्धि हो रहे हैं। तो 2 साल के लिए अगर करेंगे तो 2008 का जो हमारा बेस होगा वो होगा 16 यूनिट का, मतलब उस समय जो छात्रों की संख्या होगी वो 16 यूनिट पे होगी। 2 साल बाद मतलब 2010 में जो छात्रों की संख्या होगी वो 25 यूनिट पे होगी, 5 का स्क्वायर 25, चूंकि यहाँ 2 साल की बात है इसीलिए हम लोगों ने पावर 2 साल करा, 3 साल होता तो 3 साल पावर 3 पे हम लोग निकाल दें। तो इसका मतलब हो गया 2010 में, ये 2008 हो गया और 2 साल बाद मतलब 2010 में 25 यूनिट पे छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो आप यहां से देखेंगे 2010 में लड़के 400, लड़कियां 250, टोटल मिलाकर के 650 होंगे, टोटल मिला के 650 होंगे। मतलब 25 यूनिट पे 650 बच्चे, मतलब 1 यूनिट पे कितने हो जाएंगे, तो 26 बच्चे हो जाएंगे, 1 यूनिट पे 26। तो आपसे पूछा जा रहा है 2008 में ए में कितने बच्चे पढ़ रहे थे, तो 2008 में 16 यूनिट, 1 यूनिट पे 26, तो 16 यूनिट पे कितना, तो इंटू 26, तो टोटल हो जाएंगे 416 बच्चे। मतलब 2008 में जो विद्यालय कॉलेज ए में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या थी वो थी 416, तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप डीआई के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपसे बताया कि यह सेगमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, खास करके बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये रामबाण है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी सेक्शन से आते हैं, डीआई के सेक्शन से आते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी स्तरीय थे, थोड़े इसमें भी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो आगे चल के हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। पहले आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने होमवर्क को करेंगे, आपको आगे होमवर्क दिया जा रहा है, आप उस होमवर्क को भी करेंगे और होमवर्क का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप हमारे क्वेश्चंस के जो भी सॉल्यूशंस हैं या भी जो भी ऑनलाइन क्लास के वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है द डेस्टिनेशन क्लासेस, या फिर आप सर्च बॉक्स में द डेस्टिनेशन बाय अभिजीत कुमार के नाम पे सर्च कर सकते हैं। आज का जो क्लास का होमवर्क है वो होमवर्क आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। होमवर्क का आप वीडियो पॉज करके होमवर्क आप एक एक देख सकते हैं। मैं आपको सारा क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये आपका पहला पाई चार्ट से क्वेश्चंस है, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट लेके बनाएंगे या फिर वीडियो को पॉज करके इसको बनाएंगे। इन सभी प्रश्नों का हल आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त होगा। तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आप वीडियो पॉज करके बनाएं या फिर स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। तो ये आज के होमवर्क थे। आप इन सभी होमवर्क के सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस 7th के होमवर्क वाले सेशन में आप इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप अपने दोस्तों को भी बताएं और आप अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखें। आपको आज का क्लास कैसा लगा, आपको और किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन सब को भी आप मेंशन कर सकते हैं। और जैसे जैसे समय की उपलब्धता होगी वैसे वैसे आपके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।